welcome to Study IQ. This is the day 43 of our spoken English series. So let's get started. और हमारे टेंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और आज हमारा नया टॉपिक रहेगा प्रॉपर यूसेज ऑफ नाउन वर्सेस वर्ब, कि किस जगह पे हमें नाउन बोलना होता है, किस जगह पे हमें उसकी वर्ब फॉर्म बोलनी होती है, वो सारे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार प्रीवियस डे का टास्क जो मैंने आपको दिया था कि आपको एक स्टोरी फ्रेम करनी थी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे, एक पिक्चर पे, वो देख लेते हैं। ये पिक्चर थी आपके पास, तो इसकी स्टोरी को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए चर्च का सीन ये लग रहा है। तो अब यहाँ देखिए एवरीवन इज़ एट चर्च, कि सभी चर्च में हैं। दे आर लिसनिंग टू द मिनिस्टर। अब मिनिस्टर यहाँ पे इसको कहा जाता है, प्रीस्ट को, इसको फादर को, कि वो उसको सुन रहे हैं। बाय द टाइम the minister finishes his sermon, the people will have been listening to him preach for over an hour। यानी कि जब तक जो ये मिनिस्टर है वो अपना सरमन जो है वो फिनिश करेगा, सरमन यानी कि वो जो भी अपना वो धार्मिक जो भाषण दे रहा है वो जब भी ख़त्म करेगा, पीपल विल हैव बीन लिसनिंग, तो लोगों को उसे सुनते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका होगा। तो ये है। नेक्स्ट है दे विल हैव बीन सिटिंग इन द हार्ड प्यूज फॉर ओवर एन आवर, यानी कि वो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय से हार्ड प्यूज यानी कि जो हार्ड जो चौकी होती है बैठने की, जो जगह होती है बैठने की, यानी कि वहाँ पे बैठे हुए होंगे। नेक्स्ट है द मिनिस्टर इज़ गिविंग द सरमन, मिनिस्टर जो है चलो वो सरमन दे रहा है। इट इज़ अ लॉन्ग सरमन, ये बहुत लंबा सरमन है। ही विल हैव बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बाय द टाइम ही फिनिशेस, कि जब तक वो फिनिश करेगा, मीन्स जब तक वो अपना जो धार्मिक भाषण है उसको ख़त्म करेगा, तब तक क्या है कि वो, तो ये कहा गया है दैट ही विल हैव बीन स्टैंडिंग बिहाइंड द पल्पिट फॉर ओवर एन आवर, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका होगा उसको उस पल्पिट के पीछे खड़े हुए। तो अब देखिए ये है हमारी लास्ट पिक्चर, इसको जल्दी से देखिए और इस पे यहीं पे वीडियो को पॉज करिए और अभी स्टोरी फ्रेम करिए। अगेन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्टोरी होनी चाहिए। देखने से आपको मैजिशियन लग रहा है, ये कार्ड्स को लेके कोई ट्रिक दिखा रहा होगा, तो इसके अराउंड आप स्टोरी बनाइए। जल्दी से वीडियो को अभी पॉज करके यहाँ पे। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरी, अब ये देखिए ये पर्सन है, इसका नाम है बेरी और ये एक मैजिशियन है। बेरी हैज़ बीन अ मैजिशियन फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से जो बेरी है वो मैजिशियन है। दिस दिसंबर, इस दिसंबर को, ही विल हैव बीन डूइंग मैजिक प्रोफेशनली फॉर 25 ईयर्स, यानी कि इस दिसंबर की अगर बात करें तो वो 25 साल से इस प्रोफेशन में मैजिक कर रहा होगा। ही विल हैव बीन एंटरटेनिंग मैनी ऑडियंस फॉर 25 ईयर्स, और पिछले 25 सालों से बहुत सारे ऑडियंस को वो एंटरटेन कर रहा होगा। करंटली बैरी इज़ अ मैजिशियन इन अ शो इन लॉस वेगास, तो करंटली अभी एट प्रेजेंट जो बैरी है वो एक मैजिशियन है और एक शो कर रहा है लॉस वेगास में। इन अक्टूबर ही इज़ गोइंग टू हैव बीन परफॉर्मिंग इन लास वेगस फॉर 3 ईयर्स, यानी कि अक्टूबर में क्या है उसे लास वेगास में परफॉर्म करते हुए 3 साल हो गए होंगे, यानी कि पिछले 3 साल से लास वेगास में परफॉर्म कर रहा होगा। ही विल हैव बीन एंटरटेनिंग लास वेगास ऑडियंस विद हिज कार्ड ट्रिक्स फॉर 3 ईयर्स। वही बात है कि पिछले 3 साल से वो वहाँ की जो ऑडियंस है लास वेगास की, उनको एंटरटेन कर रहा होगा अपने कार्ड की ट्रिक्स से। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उनको ज़बरदस्ती क्रिएट करना पड़ता है ताकि हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकें, अदरवाइज़ इसका इतना ज़्यादा यूसेज नहीं है। फ्यूचर के केस में सिर्फ आपको 2 अच्छे से आने चाहिए, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उससे आपका काम चल जाएगा। तो ये थी एंडिंग हमारे टेंस की। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि वर्ब और नाउन, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। अच्छा टेंशन मतलब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये सिर्फ स्पोकन में जितना यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको वहाँ नहीं लेके जाऊँगी, प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन सारी चीज़ों में मैं नहीं फंसाऊँगी आपको। बस इतना काफ़ी होगा कि नाउन, देखो एन फॉर नाउन, ये ब्रैकेट में एन लिखा जाता है ना,
वो नाउन होता है, और ब्रैकेट में जो वी लिखा जाता है दैट मीन्स वर्ब। और ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि आप देखोगे अगर आप कोई भी वर्ड को सर्च करते हो तो उसके बाद में, वर्ड के बाद में ब्रैकेट में ये चीज़ें ज़रूर लिखी होती हैं। एंड ब्रैकेट में वी लिख दिया, ब्रैकेट में ए डी जे ये लिखा होता है, ब्रैकेट में ए डी वी ये लिखा होता है। और ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये चेंज होते रहते हैं एज पर द कॉन्टेक्स्ट। अब उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इनको पढ़ना है, दैट्स इट। अब देखो, नाउन, नाउन से हम क्या समझते हैं? कोई भी नाम, बस इतना ख़त्म। वर्ब, वर्ब से क्या समझते हैं? कोई भी काम करना, यानी कि यहाँ पे वर्ब के केस में एफर्ट्स किए जा रहे हैं, मेहनत की जा रही है, कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है। तो अब बस इतना ही देखना है, हमें ये समझना है कि कहाँ पे हमें नाउन की ज़रूरत है, नाम की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ये बोलना है सुंदरता या सौंदर्य, या फिर कहाँ पे आपको ये बोलना है सुंदर बनाना, यानी सुंदर होना, सुंदर बनाया जाना, इस सेंस में। चलो एग्जाम्पल्स पे आते एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, आपको सिर्फ एक ही वर्ड पता है अभी तक, ले दे के ब्यूटी। अब देखिए, अगर ये कहा जाए अ डीप क्लीनिंग ऑफ द सिटी, यानी कि जो सिटी है उसकी अच्छे से सफाई, वुड डैश द एरिया फॉर द टूरिस्ट, वो क्या कर देगी? डैश द एरिया, यानी कि जो एरिया है उसको सुंदर बना देगी फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए। यानी कि अगर अच्छे से हम सफाई करेंगे अपनी सिटी की तो क्या हो जाएगा कि वहाँ का जो एरिया है वो सुंदर बन जाएगा टूरिस्ट के लिए, ये कहा गया है। अब देखिए, सुंदर बन जाएगा, अब ये क्या है? एक्शन, सुंदर हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा, सुंदर बना दिया जाएगा, उसको सुंदर कर देंगे। सब में क्या है? काम हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ ना, would beauty, B-E-A-U-T-Y, would beauty the area of tourists, the area for the tourists, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ब्यूटी है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है ब्यूटी का? यानी सुंदरता, और हमें क्या चाहिए कि सुंदर बना देगा। तो देख रहे हो दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप ब्यूटी नहीं यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, यहाँ पे सेंस किसकी आ रही है कि बना देना, तो यहाँ पे ब्यूटी ना यूज़ करके यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्यूटीफाई, F-Y, यानी कि अब ये क्या है? अब ये वर्ब फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ की है क्योंकि उसकी ज़रूरत थी हमें। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसके लिए हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ये डिफरेंस पढ़ेंगे इन दोनों में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ब्यूटीफाई। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, आर्ट वर्क, थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं। आर्ट वर्क विल डैश इवन द मोस्ट वेपेड हाउस। अच्छा, वेपेड का मीनिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीरस, जिस पे कोई भी रंग ना हो, जो बेजान सा ऐसे दिखाई दे, तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। तो आर्ट वर्क यानी कि जो पेंटिंग वगैरह होती हैं, बाकी और आर्ट वर्क होते हैं, वो सुंदर बना देते हैं किसी भी बेजान से बेजान घर को भी। अब देखिए, वो सुंदर बना देते हैं, सुंदर बनाना। अब यहाँ पे क्या, किस सेंस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं? वर्ब के सेंस में, तो यहाँ पे हो जाएगा विल ब्यूटीफाई। अच्छा, अब आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वो सुंदरता बढ़ा देते हैं, ये भी बोला जा सकता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे क्या टर्म यूज़ हो रही है? सुंदरता बढ़ा देते हैं। तो सुंदरता क्या है? ब्यूटी। अब तो फिर ये क्यों नहीं यूज़ किया? तो देखिए, इसके साथ साथ में हमने क्या यूज़ किया है? सुंदरता, ब्यूटी। बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे इससे पहले बढ़ाना, ऐड करना किसी में, तो आपको ये करना पड़ेगा, ऐड ब्यूटी। अब देखो, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, आर्ट वर्क विल ऐड ब्यूटी इवन टू द मोस्ट वेपेड हाउस। यहाँ पे इवन के बाद में फिर आपको टू लगाना पड़ेगा, इवन टू द मोस्ट वेपेड हाउस। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो। तो है ना, अगर आप ये चीज़ें सीख जाओगे, नाउन और वर्ब वाली फॉर्म्स, तो आप अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाओगे। तो वहाँ पे आपको इस तरह से बंद के नहीं रहना पड़ेगा कि भाई मुझे तो सिर्फ ब्यूटी का मतलब पता है, तो मैं उसी से रिलेटेड हम कोई भी सेंटेंस जो है वो फ्रेम करेंगे हम। वहाँ पे आपको लिमिटेड
एक जगह पे नहीं रहना पड़ेगा, बाउंडेड नहीं फील करोगे। चलिए और एग्जाम्पल में आते हैं। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल को ले लेते हैं अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एकता में अनेकता, इज द डैश ऑफ आवर कंट्री, माई कंट्री। यानी कि अनेकता में एकता मेरी कंट्री की डैश है, सुंदरता है ना। यही होगा ना कि मेरी कंट्री की सुंदरता है ये, कि वहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मेरी कंट्री की ब्यूटी है, सुंदरता है। अब वहाँ पे अगर मैं ये कहूँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द ब्यूटीफाई ऑफ माई कंट्री, वो तो गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हाँ ब्यूटीफुल भी नहीं लगा सकते, ब्यूटीफुल जो है एंड में फुल ऐड करना, FULL या FUL, ये हम बाद में करेंगे। ये एक्चुअल में एडजेक्टिव बन जाता है वर्ड इससे, तो वहाँ पे मैं अभी आपको नहीं लेके जाऊँगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी के लिए सिर्फ नाउन और वर्ब का डिफरेंस आप जान लो, वही काफ़ी है। तो अब देखिए यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द ब्यूटीफाई ऑफ माई कंट्री नहीं होगा, कि ये क्या है, सुंदरता है मेरी कंट्री की, यानी ब्यूटी ऑफ माई कंट्री है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे इस सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ ये सेकेंड एग्जाम्पल में, टू डैश द अर्थ ह्यूमन बींग्स नीड टू कीप द ग्राउंड्स क्लीन, यानी कि अर्थ को खूबसूरत बनाने के लिए ह्यूमन बींग्स को जो ग्राउंड्स हैं वो साफ रखने होंगे, वो साफ रखने पड़ेंगे। अब देखो अर्थ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, चलो ब्यूटीफुल को एक बार छोड़ देते हैं, अर्थ को खूबसूरत बनाने के लिए, अब यहाँ पे किसकी सेंस आ रही है, खूबसूरत बनाना। अब देखो बनाना, होना, करना, ये सेंस आए, दैट मीन्स वर्ब लगाएंगे वहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टू ब्यूटीफाई, BEAUTIFY हम ऐड करेंगे, टू ब्यूटीफाई द अर्थ, ना कि टू ब्यूटी द अर्थ, वो गलत हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं सेकेंड सेंटेंस में। अब यहाँ वाले सेकेंड सेंटेंस में आप आइए, देखिए, शी फाइंड्स डैश इन एवरीथिंग, यानी कि वो हर चीज़ में सुंदरता को देखती है। अब यहाँ पे क्या है, सुंदरता को देखती है ना, दैट मीन्स ब्यूटी को देखती है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी फाइंड्स ब्यूटी इन एवरीथिंग। और अब लास्ट जो हमारा रह गया थर्ड एग्जाम्पल, डैश लाइज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर, यानी कि आपने ये सुना होगा कि जो सुंदरता होती है वो देखने वाले की नज़रों में होती है, वो सामने वाली चीज़ में नहीं होती। वो हो सकता है किसी को बहुत सुंदर लग सकती है वो वाली चीज़, और वही चीज़ हो सकता है किसी को बहुत बुरी भी लग सकती है। तो जो सुंदरता जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में ना होकर के देखने वाले की नज़रों में होती है। तो अब यहाँ पे सुंदरता यानी कि ब्यूटी, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटी लाइज in the eye of beholder. It is an ancient proverb. नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ पे फिर से दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है नाउन, एक है हमारा वर्ब। और यानी फिर से वही नाउन यानी कि नाम, अब नॉलेज यानी कि ज्ञान, बस इतना ही। और नो इसकी वर्ब फॉर्म, यानी अगर इसको एक्शन में कन्वर्ट कर देना है तो हमें नो ये बोलना पड़ेगा वहाँ पे, यानी कि ज्ञान होना किसी चीज़ का, है ना, या फिर ज्ञान देना, वहाँ पे भी हम बोल सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये, एक्चुअली वहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगी मेक यू नो। तो ये हम बाद में करेंगे, इतना एडवांस स्ट्रक्चर पे नहीं जाते। जिनको ये समझ में आ रहा है मेक यू नो, चलो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज चलो देखो, सिर्फ इतना जानिए कि नॉलेज ज्ञान, नो ज्ञान होना किसी चीज़ का, तो यानी कि जहाँ पे इस सेंस में हमें यूज़ करना होगा कि ज्ञान होना या फिर जानना, ये भी तो काम ही किया जा रहा है ना, जानना, तो वहाँ पे वर्ब को यूज़ करेंगे। अदरवाइज जहाँ पे डायरेक्ट ज्ञान की बात होगी वहाँ पे हम नॉलेज को यूज़ कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही ईजी है। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए अभी, ही डैश अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस टाउन, यानी कि वो इस टाउन की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, जानता है, यानी कि जानना, जानता है, यानी वर्ब को हमें यूज़ करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे नो, और क्योंकि ही सिंगुलर है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे एस, ही नोज अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द टाउन। अब ये करेक्ट हो गया। अच्छा, आप में से कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम ये भी तो कह सकते हैं ना मैम कि उसको
यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, टाउन की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ज्ञान है, कोई चीज़ अगर आपके पास है तो उसके लिए हैज़ या हैव को यूज़ किया जाता है, यानी कि है मेरे पास, पोजेस करती हूँ मैं ये चीज़, ऑन करती हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हो ही हैज़ नॉलेज, यानी कि उसके पास ज्ञान है। ही हैज़ नॉलेज, अलॉट बाद में नहीं आएगा, फिर चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द टाउन, यानी कि इस टाउन की हिस्ट्री के बारे में उसके पास काफ़ी ज्ञान है, यानी कि नॉलेज है। लेकिन अगर आपको ये यूज़ करना है कि वो काफ़ी जानता है, तो वहाँ पे नो को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, नो वन डैश व्हाट द मैटर इज़, यानी कि कोई नहीं जानता कि मैटर क्या है, एक्चुअल में इशू क्या है, कोई नहीं जानता। अगेन जानता यानी कि नो, नो वन, नो। और क्योंकि नो वन ये अपने आप में सिंगुलर होता है, ये मैं आपको बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ पे हो जाएगा नोज व्हाट द मैटर इज़, ना कि नो वन नॉलेज, वो हमने यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, ही डिडंट डैश दैट द कार वॉज कमिंग, कि वो नहीं जानता था कि कार आ रही है या कार आ रही थी, वो नहीं जानता था ये। तो अब जानना, फिर से नो वर्ब फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही डिडंट नो, KNOW, ना कि नॉलेज। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप ये बोलना चाहो कि उसको जानकारी नहीं थी, अब जानकारी नहीं थी, ही डिड नॉट हैव नॉलेज, हाँ यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, वो भी इक्वली करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, आई डैश यू मस्ट बी टायर्ड सो आई लेट यू रेस्ट, कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप थके हुए हो, इसलिए मैं आपको आराम करने दूंगी। अब देखिए, मैं जानती हूँ, जानना, जानती हूँ, जानते हैं, तो यानी कि फिर से वर्ब यानी आई नो, ये हो जाएगा। तो देखा आपने, जहाँ पे भी इस सेंस में अगर हमें यूज़ करना है कि जानता हूँ या जानते हैं या फिर मुझे जानना है, तो वहाँ पे हम नो को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट में आते हैं, एग्जामिनेशंस आर टेस्ट्स फॉर इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स डैश, यानी कि जो एग्जामिनेशन जो करवाए जाते हैं वो एक तरह से क्या है, टेस्ट होता है बच्चों को इवेलुएट करने का, और बच्चों का क्या, ज्ञान इवेलुएट करने का, ज्ञान को असेस करने का, यानी कि अब यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स नॉलेज। तो देखा आपने, ज्ञान की सेंस में अगर यूज़ करना है हमें, तो हम नॉलेज को ले आएंगे। नेक्स्ट में आते हैं, शी हैज़ एक्सपर्ट डैश इन फोरेंसिक्स, कि उसके पास एक्सपर्ट लेवल की जो है वो नॉलेज है, एक्सपर्ट लेवल का ज्ञान है फोरेंसिक्स के बारे में, तो यहाँ पे फिर से हमें नॉलेज लगाना पड़ेगा कि उसको ज्ञान है एक्सपर्ट लेवल तक फोरेंसिक्स में। नेक्स्ट में आते हैं, अ बॉडी विदाउट डैश इज लाइक अ हाउस विदाउट फाउंडेशन, यानी कि जो एक बॉडी है वो ज्ञान के बिना ऐसी ही है जैसे एक घर बिना फाउंडेशन के। तो अब यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है, यानी कि नॉलेज। फर्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, डैश एडवांसेस बाय स्टेप्स नॉट बाय लीप्स, ये बहुत ही अच्छी बात की गई है यहाँ पे। एडवांसेस, एडवांस यानी कि आगे बढ़ना, तो अब देखिए ज्ञान जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, बाय स्टेप्स यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, ना कि लीप। अब लीप होता है उछाल, यानी कूद के आगे चले जाना, तो ज्ञान स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है, ना कि कूद के एकदम से आगे चला जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, टाइम लेता है अपने आप में, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा नॉलेज। सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि दोनों को हम अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है हम कहना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं, और ऐसे ही वर्ड्स उठाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक तो होता है टेरर, एक होता है टेरिफाई। अब टेरर क्योंकि ये नाउन है, दैट मीन्स जहाँ पे भी इस तरह से यूज़ करना होगा आपको डर, वहाँ पे आप टेरर को यूज़ करोगे। जहाँ पे आपको एक्शन दिखाना होगा, वर्ब, वर्ब यानी काम, अब देखो डराना या डरा देना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे टेरिफाई, वर्ब फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द साउंड ऑफ गन्स बीइंग फायर्ड
यानी कि जो गन की जो साउंड है, जब फायरिंग पे आवाज़ आती है, वो फिल्स मी, मुझे भर देती है विद, क्या, वो मुझे डर से भर देती है, यानी कि जो बंदूकों की आवाज़ है वो मुझे डर से भर देती है, यानी कि फिल्स मी विद टेरर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, अ रैबिड डॉग बिकेम द डैश ऑफ द नेबरहुड, यानी कि जो एक ऐसा डॉग जिसको रेबीज हो रखा है वो हमारे नेबरहुड का, हमारे आस पड़ोस का डर बना हुआ है, यानी कि टेरर बना हुआ है। तो यहाँ पे भी हम ये यूज़ कर देंगे, बिकेम द टेरर ऑफ द नेबरहुड। नेक्स्ट में आते हैं, एंगर एंड डैश वर ऑन हिज फेस, यानी कि गुस्सा और डर उसके फेस पे था, दिखाई दे रहा था, गुस्सा और डर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ नाम ही तो लिखना है, यानी कि टेरर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में देखिए अभी, थॉट्स ऑफ स्नेक्स एंड स्पाइडर्स डैश मी एंड कॉज मी टू लूज स्लीप एट नाइट, यानी कि जो स्नेक हैं, जो सांप हैं और जो मकड़ियाँ हैं, उनके जो थॉट्स हैं, यानी कि उनके जो थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं वो मुझे डरा देते हैं और मेरी जो रात की नींद है वो गायब हो जाती है। अब देखो यहाँ पे, वो मुझे डरा देते हैं, डरा देना, यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है अब यहाँ पे, और काम हो रहा है तो यानी कि अब यहाँ पे टेरिफाई को यूज़ करेंगे हम, अब यहाँ पे टेरर नहीं यूज़ कर सकते। तो ये हो जाएगा टेरिफाई, क्योंकि यहाँ पे काम की बात हो रही थी, कुछ ना कुछ हो रहा था, एक्शन हो रहा था। नेक्स्ट है, टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑन द स्टेज डैश मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि स्टेज पे सेंटर ऑफ अटेंशन होना मुझे डरा देता है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि बहुत भारी लेवल तक, बहुत भारी मात्रा में, एक्सटेंट बहुत ज़्यादा हद तक, वो मुझे डरा देता है, सेंटर ऑफ अटेंशन होना। अब देखो, डरा देता है, फिर से वर्ब फॉर्म, यानी कि टेरिफाई, टेरिफाई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ टेरिफाइज हो जाएगा IES, यानी कि मैंने आपको बताया है, अगर सिंगुलर के लिए या कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, उसके लिए अगर हमें यूज़ करना है तो वहाँ पे हम सिंगुलर को यूज़ करेंगे। और सिंगुलर हम कैसे बनाते हैं वर्ब को, S या ES या IES लगा के, तो यहाँ पे टेरिफाइज हो जाएगा। और अगर किसी को इसमें कन्फ्यूज़न है कि कैसे हम S लगाते हैं, कहाँ पे S या ES लगाते हैं हम, वर्ब में या नाउन में, तो आप एक काम कर सकते हो, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप एक बार दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट SAIS वाला तो मैंने अलग से चैप्टर रखा था और ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इफ़ आई डिडंट हैव अ सिक्योरिटी सिस्टम, अगर मेरे पास सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता, स्लीपिंग अलोन एवरी नाइट वुड टेरिफाई मी, चलो ये तो मैंने बोल ही दिया, यानी कि अकेले, डेली अकेले सोने में मुझे डर लगता, यानी डेली अकेले सोना मुझे डरा देता, अगर मेरे पास सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता, डरा देता, यानी कि वुड टेरिफाई कर देंगे यहाँ पे भी। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, टेरर डर, टेरिफाई डर लगना। नेक्स्ट में आते हैं इसी तरह, एडवाइस। अब यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है, वो देखना आप। एडवाइस और एडवाइज दोनों ही प्रोनाउंस एक ही तरह से किए जाते हैं। अब जहाँ पे सी रहता है वो नाउन फॉर्म, यानी कि वो नाम जहाँ पे आएगा वहाँ यूज़ होगा। एस ये वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे वर्ब फॉर्म हमें लगाना होगा, यानी जहाँ पे कोई ना कोई काम करना या होना, इस सेंस को यूज़ किया जाएगा। एक चीज़ आप देखिए, नाउन में तो देखो कोई फॉर्म नहीं होती, लेकिन वर्ब में फॉर्म्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म, ये सारी हमने पढ़ी हैं। तो अब देखिए, वो जो वर्ब की फॉर्म्स होती है वहाँ पे S यूज़ किया जाता है, यानी कि सेकंड फॉर्म हो जाती है ADVISED, ADVICED आपको कहीं नहीं मिलेगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। ING में अगर हम यूज़ करेंगे ADVISING, ये आप लगाओगे ना कि CI, क्योंकि ये तो नाउन है, बस इसको और कहीं हम नहीं यूज़ कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नीड द डैश ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी कि हमें सलाह चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर की, सलाह। अब यानी कि एडवाइस CE, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, CE वाली स्पेलिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट है, चलो एक इस बार इसका फर्स्ट यहाँ पे आते हैं नीचे, he will यानी he'll dash you and help you in the ways that I can't, यानी कि वो तुम्हें सलाह भी देगा और तुम्हारे उन तरीकों में भी हेल्प करेगा जिनमें मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगी, यानी वो तुम्हें सलाह देगा, सलाह देना। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, he will, ADVISE, he will advise you, ये हो जाएगा। चलो अब सेकंड में आते हैं, फिर से यहाँ पे देखिए इस सेकंड में आते हैं, यहाँ देखिए, दिस इज द डैश आई रिसीव्ड फ्रॉम माई हाई स्कूल टीचर, यानी कि यह अब तक की बेस्ट सलाह थी जो मुझे अपने हाई स्कूल टीचर से मिली थी। सलाह सिंपल नाम यूज़ हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे CE ये हम यूज़ करेंगे। तो ये आपको बाकी जो बच गए ना वो आपको खुद से फिल करने हैं और ये आपको मुझे ज़रूर सबमिट करवाने हैं। नेक्स्ट में आते हैं, अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, यहाँ देखिए अपॉलजी यानी कि नाउन यानी कि माफ़ी या क्षमा, बस। अपोलोजाइज यानी कि ये वर्ब है यानी कि काम हो रहा है कोई ना कोई, और काम का होना यानी कि क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। जहाँ पे माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना ये सेंस यूज़ हो वहाँ पे अपोलोजाइज को यूज़ करेंगे। जहाँ पे सिंपल ये हो माफ़ी क्षमा, बस वहाँ पे अपॉलजी को यूज़ कर देंगे। अच्छा, आप कई जगह पे ना इसकी स्पेलिंग ऐसे भी देखोगे, APOLOGISE, आप ये स्पेलिंग भी कहीं देखोगे तो देखो क्या है, ये स्पेलिंग भी गलत नहीं होती, ये भी सही है, Z वाली भी सही है, बस इतना सा डिफरेंस होता है कि जिस स्पेलिंग में यहाँ पे S आ जाता है वो स्पेलिंग तो हो जाती है अमेरिकन, और जहाँ पे Z आ जाता है वो स्पेलिंग हो जाती है ब्रिटिश। और आपको पता होगा जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो फॉर्मल होती है, वो ज़्यादा करेक्ट होती है, तो हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं ना कि अमेरिकन इंग्लिश को। बस इतना आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में तो ये नहीं दिखाई देगी, तो आप अपोलोजाइज ही बोलोगे। चलो एक दो एग्जाम्पल मैं इसके भी आपको करवा देती हूँ। अब यहाँ देखिए, इसको ही उठाते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को, वी डैश फॉर द मिस्टेक एंड द इनकन्वीनियंस, यानी कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं हमारी गलतियों के लिए और आपको जो इनकन्वीनियंस हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगना ये आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी अपोलोजाइज, APOLOGIZE, अपोलोजाइज, ये हो जाएगा। चलो अब इस फर्स्ट में आते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट है इसमें आते हैं, What he said really hurt my feelings, यानी कि जो भी उसने कहा था उसने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। But his dash sounded so sincere that I forgave him, लेकिन उसकी माफ़ी इतनी सिंसियर लग रही थी कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। अब क्या है, उसकी माफ़ी जो है वो इतनी सिंसियर लग रही थी, यानी कि यहाँ पे अपॉलजी यूज़ होगा ना कि अपोलोजाइज, क्योंकि एक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, बस बताया गया है कि उसकी माफ़ी। चलो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में भी आते हैं, इसमें आते हैं, यहाँ देखिए, डैश एक्सेप्टेड, शी सेड, उसने कहा कि माफ़ी स्वीकार की जाती है, कि चलो तुम माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारी माफ़ी स्वीकार की जाती है। अपॉलजी एक्सेप्टेड, अपॉलजी एक्सेप्टेड, ये हो जाएगा। चलो एक यहाँ पे और देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल को, माई ब्रदर विल नेवर डैश नोर एक्सप्लेन, कि जो मेरा भाई है ना ही तो वो माफ़ी मांगेगा और ना ही एक्सप्लेन करेगा, यानी कि ना ही माफ़ी मांगेगा। अब ये हो गया यानी अपोलोजाइज, तो माई ब्रदर विल नेवर अपोलोजाइज। और जो बच गए वो आप खुद से फिल करोगे। तो नेक्स्ट है डिसीजन यानी फैसला, डिसाइड, डिसाइड करना, फैसला लेना, यानी कि कोई भी एक्शन, something is happening or something is being done. So first example है, it's a tough dash but I'll take vanilla ice cream, यानी कि हालांकि ये बहुत ही टफ फैसला है लेकिन मैं वनीला आइसक्रीम चूज़ करूँगी। बहुत टफ, बहुत मुश्किल फैसला है, फैसला यानी कि डिसीजन, टफ डिसीजन। अब चलो इस फर्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट वाले के, यहाँ देखिए, I have dash to walk
to work as it is healthier, यानी कि मैंने ये फैसला लिया है कि मैं काम पे चल के जाऊँगा क्योंकि वो हेल्दियर होता है। मैंने ये फैसला लिया है, फैसला लेना, फैसला लिया है, यानी कि अब क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वर्ब वाली फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते डिसाइड, सेकेंड और थर्ड हो जाती हैं डिसाइडेड। ये हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव डिसाइडेड टू वर्क एज इट इज़ हेल्दियर। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। जितने भी बच गए वो सारे आप अपने आप से फिल करोगे। नेक्स्ट में आते हैं, अब यहाँ देखिए चॉइस। एक तो होता है चॉइस यानी कि कोई विकल्प होना, विकल्प सिंपल इतना जान लो विकल्प। एक होता है चूज यानी कि चुनाव करना, वहाँ पे एफर्ट हम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं चूज में। चॉइस वो हमारे पास है, बस वो नाउन है, नाम है। तो अब देखिए ये जो वर्ब है आपको पता है वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, तो चूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाती है CHOSE चोज, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाती है CHOSEN chosen, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स में आते हैं। फर्स्ट है विद नो मनी ही हैड नो डैश बट टू वॉक होम, यानी कि बिना रुपए के उसके पास कोई विकल्प नहीं था बजाय कि घर पे चल के जाने के। विकल्प नहीं था यानी कि चॉइस नहीं थी उसके पास, नो चॉइस। नेक्स्ट में यहाँ पे इस फर्स्ट में आते हैं एक बार, वी हैव डैश डिफरेंट पाथ्स अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि अ लॉन्ग टाइम अगो बहुत समय पहले ही हम अलग अलग रास्ते चुन चुके हैं। हमने बहुत समय पहले ही अलग अलग रास्ते चुन लिए थे। चुन लेना, चुनाव करना, दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या है, वी हैव, और हैव है तो हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दैट मीन्स वी हैव चोजन डिफरेंट पाथ्स, ये हो जाएगा। चलो एक इस फिफ्थ में आते हैं, यहाँ देखिए इट्स हर डैश शी स्क्रीम्ड, यानी कि वो चिल्लाई, कि वो उसका विकल्प है, यानी वो उसकी मर्जी है, वो उसकी चॉइस है। इट्स हर चॉइस, सो शी स्क्रीम्ड। अब यहाँ पे आप चूज नहीं बोल सकते, चॉज नहीं बोल सकते, चोजन नहीं बोल सकते, यहाँ पे तो हमें बस ये चाहिए था, बस नाम चाहिए था। अब यहाँ देखिए लास्ट इस एग्जाम्पल में आइए, ऑफ टू इविल्स डैश द लीस्ट। अब ये कहा जाता है ना कि भाई कोई दो चीज़ हैं, दोनों बुरी हैं, लेकिन अगर ऐसे केस में हमें उनमें से कुछ भी चूज़ करना हो, कुछ भी विकल्प चुनना हो, तो हम क्या चुनते हैं कि जो कम बुरा है चलो उसको चुन लेते हैं। बुरे तो दोनों ही हैं, जो कम बुरा है उसको चुन लेते हैं। तो वही कहा गया है यहाँ पे, प्रोवर्ब है ये भी एक, कि ऑफ टू इविल्स यानी दो बुरी चीज़ों में से डैश द लीस्ट, उसको चूज करो, उसका चुनाव करो जो कि कम बुरा है, यानी कि चूज हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप चॉइस द लीस्ट नहीं बोल सकते, बाकी बचे हुए आप खुद से फिल करोगे। नेक्स्ट एग्जैक्टली सेम सेंस पे बेस्ड है, डिसीजन यानी कि बंटवारा या विभाजन, जहाँ पे यूज़ हो वहाँ पे डिसीजन को यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम डिवाइड को यूज़ कर लेंगे, यानी कि जहाँ पे कुछ भी एक्शन करने की सेंस आए वहाँ पे हम वर्ब फॉर्म को यूज़ कर लेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, जैसे द डैश ऑफ द अर्थ इनटू जोन्स एंड पोल्स कंफ्यूज्ड माय माइंड, यानी कि अर्थ का जो बंटवारा है किसमें, अलग अलग टाइम जोन्स में, या फिर पोल्स हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये इसने मेरे माइंड को एकदम से कंफ्यूज कर दिया। अर्थ का बंटवारा, अर्थ के बंटवारे ने, विभाजन ने, यानी कि द डिवीजन ऑफ अर्थ। लेकिन अगर इस फर्स्ट पे आओगे आप, यहाँ पे देखिए, तो शी डैश द केक इनटू 8 पीसेस, उसने केक को 8 अलग अलग पीसेस में बांट दिया, यानी कि काम किया यहाँ पे। सो शी डिवाइडेड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म डिवाइड, सेकेंड और थर्ड हो जाएंगे डिवाइडेड। बाकी की आप खुद से करोगे, फिल करोगे। नेक्स्ट देखो, अभी मैं सिर्फ इजी से लेके आपको चल रही हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बहुत एडवांस लेवल के ये नाउन और वर्ब वाले केसेस करवा दूंगी ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरह से। एक बार आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर हम नेक्स्ट सेशन में एडवांस लेवल के भी कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, विनाश करना किसी चीज़ का, और डिस्ट्रक्शन
अपने आप में क्या है, विनाश। तो अब यहाँ देखिए, वी आर ट्राइंग टू सेव द बिल्डिंग फ्रॉम डैश, कि हम बिल्डिंग को डिस्ट्रक्शन से बचा रहे थे, बचा रहे हैं, वी आर ट्राइंग प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे आइए, अब जैसे यहाँ लास्ट एग्जाम्पल में, हिज कार वॉज कम्प्लीटली डैश इन द एक्सीडेंट, उसकी कार पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब बर्बाद करना या बर्बाद हो जाना, ऐसे कोई सेंस आए, दैट मीन्स वर्ब, यानी कि हिज कार वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट। बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स आप अपने आप से फिल करोगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऑलरेडी फिल्ड दिए हैं। देखिए, डिफेंस एंड डिफेंड, दो होते हैं वर्ड्स, फिर से वही, डिफेंस यानी कि रक्षा या बचाव, डिफेंड, डिफेंड यानी कि रक्षा करना, बचाव करना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है, डिफेंडेड, डिफेंडेड ये हो जाता है। तो अब आप सारे एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम छोटे से छोटा एग्जाम्पल उठाते हैं, यहाँ पे देखिए, नो वन स्पोक अप इन हिज डिफेंस, यानी कि कोई भी उसके बचाव में नहीं बोला, उसके बचाव में नहीं बोला, यानी कि डिफेंस। अब यहाँ पे देखिए, इस लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं, आई डिफेंडेड माई सेल्फ विद अ नाइफ, यानी कि एक चाकू के साथ मैंने खुद का बचाव किया, बचाव किया, बचाव करना। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिफेंडेड। आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। सभी एग्जाम्पल्स को एक बार देखना ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे ये है प्लेजियरिज्म, इसका मीनिंग देख लेते हैं एक बार। कई बार क्या होता है, कोई राइटर है, जैसे उसने अपना वर्क पब्लिश करवाया, कोई जो, वो तो बहुत फेमस राइटर है, कोई जो दूसरा राइटर है जो अभी नया है इस फील्ड में, वो क्या करता है, वो जो फेमस वाला राइटर है उसके कुछ पेजेस, कुछ पैराग्राफ्स को कॉपी कर लेता है और अपने उसमें अपनी बुक में वो पब्लिश कर देता है उसको। तो वहाँ पे वो क्या है, वो तो एक क्राइम हो गया ना, कि मेहनत उसकी थी, आइडियाज़ और थॉट्स उसके थे, दूसरे फेमस वाले राइटर के, लेकिन उनको चोरी कर लिया और चोरी करके अपने नाम पे यूज़ कर रहा है ये जो नया वाला है वो। तो इसको बोला जाता है प्लेजियरिज्म। नेक्स्ट में आइए, क्रिएशन और क्रिएट, सेम वही डिफरेंस यहाँ पे है। क्रिएशन यानी कि कोई भी निर्माण, और क्रिएट बनाना, निर्माण करना, एक्शन करना, ऐसी सेंस आए, दैट मीन्स वहाँ पे इसको यूज़ कर देना है। अब जैसे ये है दिस पिक्चर, कि ये जो पिक्चर है इज़ द डैश ऑफ अ ग्रेट आर्टिस्ट, यानी कि यह है पिक्चर एक रचना है, क्रिएशन रचना भी आप बोल सकते हो, निर्माण है एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का। और अगर मैं ये कहूँगी कि टॉम जो है उसने बनाई एक नई वेबसाइट मेरे लिए, तो वहाँ पे क्रिएटेड हो जाएगा, क्रिएशन नहीं हम यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है नाउन और वर्ब वाला ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब सेशन के लास्ट सेक्शन पे आते हैं, एंड दैट इज़ आवर वोकैब सेक्शन। आज हम करने वाले हैं स्मेल और टेस्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो अब देखो प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी कि जो हमें अच्छे लगे, उनके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। स्मेल आपको पता है, फ्लेवर, जैसा टेस्ट आता है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं फ्लेवर। देखिए, व्हाट अ डेलिकेट फ्लेवर और फ्रेग्रेंस। अच्छा, पहले तो इस टर्म को ही देख लेते हैं, डेलिकेट। डेलिकेट यानी कि नाजुक, उसको हम बोलते हैं डेलिकेट। और यानी कि लाइट एंड प्लेजेंट, यानी कि हल्की हल्की है, थोड़ी सी अच्छी है, यानी नाजुक है, डेलिकेट है। और इसका सिनोनिम हम सटल ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे जो बी है वो साइलेंट है, बी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, इसको सबटल नहीं कहा जाएगा, इट्स सटल। नेक्स्ट में आते हैं, आप देखिए फ्रेग्रेंस। अब फ्रेग्रेंस यानी कि जो प्लेजेंट, जो अच्छी लगे वैसी वाली स्मेल, यानी कि परफ्यूम जैसी सी स्मेल हो जाती है फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट है इट हैज़ अ फेंट स्मेल ऑफ पेयर। फेंट, अब फेंट ये है कि बहुत ही हल्की सी आए, बहुत ही धुंधली सी आए। अब वो किसी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्मेल के लिए भी, सी नज़रों के लिए भी, हियर सुनने के लिए भी, कि बहुत धुंधला सा सुनाई दे, बहुत धुंधला सा दिखाई दे, बहुत हल्की हल्की जो खुशबू हमें मिले, यानी कि उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं फेंट। नेक्स्ट है द बुक हैज़ लॉट्स ऑफ एपिटाइजिंग, यानी कि
कुछ ऐसी चीज़ जो हमारी भूख को ट्रिगर कर दे, यानी कि भूख को बढ़ा दे अचानक से, उसको हम बोलते हैं एपिटाइजिंग, भूख बढ़ा देने वाली कोई चीज़। तो इस बुक में बहुत सारी एपिटाइजिंग रेसिपीज़ हैं। अब देखिए, एक होता है अनएपिटाइजिंग। देखो ऑपोजिट यानी उल्टा बनाना हो तो इसके आगे एपिटाइजिंग के पहले अन लगा दो, यानी कि अब क्या हो गया, वो नेगेटिव में आ जाएगी वो टर्म। अब कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको भूख लगी हुई हो वो आपकी भूख मार दे, यानी कि अनएपिटाइजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है द स्मेल्स फ्रॉम द किचन वर मेकिंग माई माउथ वाटर। अब देखो, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि कोई अच्छी चीज़ बनी हो तो वो देख के मुंह में पानी आ रहा है, तो वही है मुंह में पानी आना, यानी कि माउथ वाटरिंग। तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस यूज़ किया गया है कि किचन से जो स्मेल्स आ रही हैं वो मेरे माउथ को वाटर कर रही हैं, वो मेरे मुंह में पानी ला रही हैं। अब देखो, इफ़ योर माउथ वाटर्स, कि अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है, यू प्रोड्यूस सलाइवा, यानी कि आप सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हो। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा इस चीज़ का। द लिक्विड प्रोड्यूस इन योर माउथ एंड यू वांट टू ईट, और तुम्हें वो खाना है, आपको वो खाने का मन हो रहा है बहुत, तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं और माउथ वाटरिंग ये बोलते हैं हम। अगर जैसे किसी ने भी कोई डिश बनाई है, आपकी मम्मी ने कोई डिश बनाई है और आप ये बोलना चाह रहे हो कि बहुत अच्छी है, तो आप ये बोल सकते हो दैट पर्टिकुलर डिश इज़ माउथ वाटरिंग। नेक्स्ट है अरोमा। अब अरोमा का मीनिंग हो जाता है बहुत प्लेजेंट और बहुत ही अच्छी जो हमें लगे वैसी वाली स्मेल, यानी कि आप बेसिकली फ्रेग्रेंस और अरोमा इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हो, ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं। तो अरोमा भी वही हो जाएगा और फ्रेग्रेंस भी वही। तो आज हमने ये कुछ वर्ड्स किए जो स्मेल से और टेस्ट से रिलेटेड थे, और आज बहुत सारे हमने नाउन और वर्ब के जो डिफरेंसेस हैं वो किए हैं। तो अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, और ये बहुत ही ज़रूरी होगा, ये आप सबको सबमिट करवाना ही है मुझे। बेशक आपका पहले वाला अभी तक रहता हो, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो मिलेगा। बोर्ड गेम जो मैं आपको देती थी ना, वो आपके अब तक पेंडिंग मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है वो बहुत लेंथी काम हो गया था एक बार के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप कंटिन्यू रखना, लेकिन अभी के लिए, आज के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको सबमिट करवाना ही है। ऐसे और वर्ड्स आपको सर्च करके मुझे टाइप करके भेजने हैं जो नाउन फॉर्म से वर्ब फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिए गए हों, यानी बदल दिए गए हों। फॉर एग्जांपल जैसे वो था ना ब्यूटी, वाई लग गया तो वो नाउन हो गया, और वाई को हटा के अगर एफ वाई लगा दिया दैट मीन्स वो वर्ब हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, ये है वर्ब। और क्रिटिसिज्म, CISM, क्रिटिसिज्म, अब ये हो जाता है आलोचना, और क्रिटिसाइज आलोचना करना। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं, जो नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, वो आपको मुझे भेजने हैं। और इसमें आपको इनका मीनिंग लिखना ज़रूरी नहीं है, इनका सेंटेंस बनाना ज़रूरी नहीं है, बस ये वर्ड्स आप लिख के मुझे भेज देना, ताकि मुझे ये पता चल जाए आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. Just be safe and keep practicing.